तो आज के आपके करंट अफेयर्स 12 अक्टूबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे। अब ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है? देखो, अभी भी जैसे हमारी जो नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी है उसके मुताबिक हम जो आपके पेट्रोल और डीजल ये सारी चीजें इनके अंदर हम बायोफ्यूल्स ऐड करने लगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोफ्यूल्स होते क्या है? देखो, बायोफ्यूल्स एक 21st सेंचुरी का आइडिया, मतलब शुरू तो 20th सेंचुरी में ही हो गया था, पर इसकी डेवलपमेंट और इसका यूज जो है ये 21st सेंचुरी में आके होना शुरू हुआ है। बायोफ्यूल से क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, हम अब ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर पाते हैं और उससे इथेनॉल, मिथेनॉल जैसी चीजें बना सकते हैं जो हमारे लिए फ्यूल का काम कर सकते हैं, जिसे तेल के तौर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत ही जो अभी इंडिया के अंदर जैसे यूज हो रहा है, देखो हम ना शुगर केन सरप्लस में प्रोड्यूस करते हैं। शुगर केन को हम यूज करके उसके अंदर मोलेसेस होता है, क्योंकि शुगर केन को यूज करके हम इससे इथेनॉल बना लेते हैं। ये जो इथेनॉल है, देखो हमारे इंडिया की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसके मुताबिक हमारा टारगेट है कि 2025 तक जो भी हमारे यहाँ पे तेल सेल होता है, पेट्रोल जैसे सेल हो रहा है, पेट्रोल के अंदर अंदर 20% मिक्सिंग की जाए बायोफ्यूल्स की। अब ये मिक्सिंग क्यों की जा रही है? देखो, अगर हम प्योर पेट्रोल बेच रहे हैं, हमें सारा पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो पेट्रोल प्योर पेट्रोलियम होता है, इससे पोल्यूशन भी आपको उतना ही ज्यादा होता है, इससे पोल्यूशन भी आपका ज्यादा कर होता है। अगर हम ये ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, ये दोनों चीजों का हमें बेनिफिट होगा। एक तो जो हम इंपोर्ट के ऊपर इतने सारे डॉलर खर्च करते हैं वो हमें कम खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज पूरा तेल जो मंगवा रहे हैं उसमें से 20% भी इंडिया में से किस तरीके से इथेनॉल बन के यूज हो रहा है, तो हमारा अपने आप जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाएगा। वहीं पे जो आपके पोल्यूशन है उसकी भी मात्रा कम होगी। तो हमारे धीरे धीरे कोशिश है, मेन सबसे मेन फैक्टर इंपोर्ट का है कि हमारा किस ना किस तरीके से बिल कम हो जाए और हम ये सारी मिक्सिंग कर सकें। ठीक है, पर अभी बात क्या है कि देखो, ये जो शुगर केन है या बाकी जो क्रॉप्स हैं, ये हम खुद भी कंज्यूम करते हैं। हमें दूसरी साइड पे ये भी दिखता है कि अगर फार्मर्स को यहाँ पे बेहतर पैसे मिलने लगे, ऐसा ना हो कि फार्मर सारा का सारा जो अपना प्रोड्यूस है वो ऑयल कंपनीज को बेचना शुरू कर दें और हमारे यहाँ पे फूड की कमी पड़ जाए, तो फूड बहुत महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी उसमें, क्योंकि और भी क्रॉप्स यूज की जा सकती हैं। तो आपकी बायोफ्यूल्स की भी अलग अलग जनरेशन तैयार की जा रही हैं। फर्स्ट जनरेशन यही है जहां पे आपकी क्रॉप्स यूज हो रही हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल अब हम प्रोड्यूस करना शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर ये भी होने वाला है कि हम जो अब क्रॉप को नहीं यूज करेंगे, जो क्रॉप का वेस्ट होता है, जैसे जब हमने राइस हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद अक्सर ही हमें पोल्यूशन की जो कंप्लेंट्स रहती हैं, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है। ठीक है, जो पीछे राइस का पीछे हस्क रह जाता है सारा, उसे जला देते हैं, क्योंकि तो अपने आप उससे काला धुआं ये सब कुछ पैदा होता है। तो अब हम ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जो क्रॉप्स का पीछे रिमेन रह गया है, किसान इससे भी पैसे कमा पाएगा, तो इससे भी ऑब्वियसली वो जमीन से निकालेगा और इससे जाके ऑयल कंपनीज को बेच दे, और इससे ऑयल कंपनीज आपकी बायोफ्यूल बना पाए। तो हम इसकी तरफ अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिमेन है इससे आपके बायोफ्यूल बन सके। इससे आगे चलते हुए जो हमारी टेक्नोलॉजी है, देखो हम धीरे धीरे और चीजों के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड फोर्थ जनरेशन हम फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। वहां जाके हम जो हमारा जो वेस्ट है, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो हमारे सीवेज के अंदर सारा वेस्ट आता है सारे घरों से, हम उसे यूज करके बायोफ्यूल बना सकें। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में हम जो आपकी एल्गे है, क्योंकि एल्गे को हम एक तरह से जितना मर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं, खुद अपने कंट्रोल्ड पॉन्ड्स में उगा सकते हैं, उससे हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ये सारी चीजों की कोशिश है आपकी इस बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे के सारे स्टेजेस बायोफ्यूल के इनके ऊपर काम कर रहे हैं। देखो, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है? अब
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखो ब्लेंडिंग कितनी हो सकती है, और आप क्या प्योर बायोफ्यूल यूज कर सकते हो गाड़ी में? नहीं। जो अभी हमारे प्रेजेंट व्हीकल्स हैं उनके अंदर प्योर बायोफ्यूल नहीं यूज हो सकता, क्योंकि अ, हमारे इंजन उस चीज के लिए रेडी नहीं है। एक नए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में आप इथेनॉल 20% से लेके आपके 85% तक कहीं पे भी आपका इथेनॉल मिक्स होगा, वो इंजन काम कर पाएगा। तो जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी, और जरूरी भी नहीं है कि आपको सेम परसेंटेज का हर बारी डलवाना जरूरी है। आप जिस परसेंटेज का इन इंजन में डाल लोगे, ये इंजन वैसे ही एडजस्ट कर जाते हैं, उतनी ही आपको एवरेज माइलेज हर चीज वो ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्ट कर जाते हैं उस चीज से। और इनके अंदर एडिशनली सेंसर्स लगे होते हैं जो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ आपके कितना इसमें इथेनॉल मिक्स हुआ हुआ है, और किस तरीके से फिर इंजन को परफॉर्म करना है, कितनी हीटिंग करनी है, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग इंजन कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो टोयोटा ने, न्यूज यहां से बनी थी कि टोयोटा ने अपनी कोरोला ऑल्टिस जो उनकी कार है उसके अंदर, इंडिया के अंदर टेस्टिंग शुरू की है फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार्स के साथ। ठीक है, जहां पे आपकी मिक्स इथेनॉल के साथ गाड़ियां ऑपरेट कर सकें, उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी शुरू की है। ठीक है, अब देखो क्या इथेनॉल ज्यादा यूज करने से तेल एक्चुअली सस्ता होगा? क्योंकि एक्चुअली इथेनॉल की जो कॉस्ट है ना, वो 47 से 64 रुपीज पर लीटर के बीच में है, तो ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। पर ज्यादातर स्पेशलिस्ट का जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि होगा क्या, कि ये सारे के सारे प्राइजेस का जो डिफरेंस आएगा, ये ऑयल कंपनीज अपनी जेब में ही डाल जाएंगी, क्योंकि ब्लेंडिंग करनी है। तो उन्होंने अपने ही ऑफसेट्स में डाल देना है कि देखो हमें बाकी तेल महंगा आ रहा है, ये सस्ता आ रहा है, तो हमें अपने मार्जिन रखने जरूरी है। इस कारण तो कंज्यूमर तक ये शायद ट्रांसफर भी ना हो। अब चैलेंजेस क्या हैं फ्लेक्स फ्यूल को यूज करने के? देखो सबसे पहला चैलेंज तो कंज्यूमर्स के लिए भी चैलेंज है और कार मेकर्स के लिए भी चैलेंज है। देखो कंपनीज के पास भी तो लिमिटेड बजट है कि मैं किस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। क्या मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहता हूँ? क्या मैं आपके हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल बनाना चाहता हूँ, या मैं फ्लेक्स फ्यूल की तरफ काम करूं? क्योंकि हर चीज में कंपनियां नहीं इन्वेस्ट कर सकती, क्योंकि हर चीज पे इन्वेस्ट करने जाएंगी तो इतना तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजीज बेटर नहीं बना पाएंगी। इस कारण उन्हें अपनी चीजें कम करनी जरूरी है। और क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल से इतना कोई एमिशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इतना ज्यादा कोई पोल्यूशन नहीं कम होने वाला, वहीं पे हम काउंट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपके हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स हैं, ये कहीं गुना ज्यादा आपके एमिशंस कम कर देंगे। तो हम इनके ऊपर ज्यादा काउंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज भी वहीं पे फोकस करना चाहेंगी। दूसरा, हमारे यहाँ पे ना ऑयल फर्म्स को भी फिर इन्वेस्टमेंट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अ, हमें एडिशनल इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी और बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसकी भी सप्लाई बहुत कंस्ट्रेंड है, और ज्यादातर इस टाइम ऐसी शुगर केन जैसी क्रॉप से आ रही है जो अपने आप में पानी बहुत कंज्यूम करती है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर किसी भी साल ड्रॉट आ गए, सूखा पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सडनली अगर इथेनॉल पे ज्यादा डिपेंडेंट हम हो गए, ठीक है, जिस साल आपकी शुगर केन की क्रॉप अच्छी नहीं हुई, ड्रॉट आने के कारण अपने आप ही आपकी इथेनॉल की कमी पड़ जाएगी, तो फिर तो सडन राइज ऑफ प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करना जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल अडॉप्ट करने की। पर कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स क्या होते हैं, क्या पर्पस होता है, तो उसे याद रखना। ये ब्लेंडेड फ्यूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, और ज्यादा बड़ी रेंज के बीच में काम कर सकते हैं ब्लेंडेड फ्यूल के भी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ये सारी जो नेशनल पॉलिसी मैंने आपको समझाई उसके अंदर ये सारी की सारी चीज है। ठीक है, शुगर बीट क्या क्या चीजें यूज करके आपकी रॉ मटेरियल यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखती हैं। बाद में इसमें कुछ चेंजेस भी आए, जैसे हमने अब अपना टारगेट 20% जो ब्लेंडिंग है, पहले ये 2030 तक था, अब ये 2025 तक है, तो हम थोड़ा सा टारगेट एडवांस ले आए हैं कि हम जल्दी अचीव करना चाहते हैं ये। ठीक है,
सेकेंड करंट अफेयर है रेलवेज प्लान फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फ्लीट बाय 2025। देखो जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज क्या कोशिश करने वाली है कि इंडियन रेलवेज की जितनी भी व्हीकल्स है, जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे मतलब गाड़ियां ही हैं जो रेलवे यूज कर रही है या उनके रेल कोच हैं, सारे के सारे रेलवेज अपने आप को इलेक्ट्रिक करना चाहती है ताकि उनके जो डीजल इंजन है और नेचुरल गैस पे चलने वाले हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि चाहे बायोफ्यूल पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं, नेचुरल गैस पे चल रहे हैं, पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं। अगर यही सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो अपने आप ही आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो रेलवे इंडिया में एक लीड लेना चाहता है अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए। तो उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2030 तक उन्होंने 100%, सॉरी, इन्होंने 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक हो जाना है। ठीक है, 2030 इंडिया का टारगेट है। सेंटर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना चाहती है इंडिया को 2030 तक। तो हम अगले 8 साल इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 2023 कुछ ही टाइम में शुरू होने वाला है, कुछ महीने रह गए अब तो। ठीक है, तो 7 साल कह लो, 7 साल के अंदर हम ये एम लेके चल रहे हैं कि इंडिया में ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसलिए अगर गवर्नमेंट को देखोगे, देखो गवर्नमेंट इस चीज में अपनी प्रायोरिटी दिखा रही है। सरकार ज्यादातर जो बसेस इंडक्ट कर रही है वो भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक कर रही है। अब रेलवे भी इलेक्ट्रिक हो रही है। रेलवे के अंदर इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास कार्स होंगी वो भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक होंगी। बस कुछ इंस्पेक्शन व्हीकल्स जो एक दूर दूर रेलवे स्टेशन जाने के लिए इंस्पेक्शन व्हीकल्स होते हैं उन्हें छोड़ के, क्योंकि हर जगह आपके शायद चार्जिंग स्टेशन ना हो, इस कारण उन व्हीकल्स को छोड़ के उन्हें एग्जेम्प्ट किया है। बाकी रेलवे ने अपना टारगेट फिक्स किए हैं कि 2023 तक 20% उन्होंने अपनी फ्लीट इलेक्ट्रिक करनी है, 24 तक 60% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक हो जाए रेलवे, ये उनका टारगेट है। ठीक है, इंडिया को अगर एक्चुअली ये 2030 तक टारगेट अचीव करना है ना, पूरे इंडिया में हमें 46,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चाहिए। इसके अलावा लोगों के ऑब्वियसली अपने पर्सनल घर या जहां पे भी वो रुक रहे हैं उनके अपने हो, पर पब्लिक स्टेशन हमें 46,000 पूरे इंडिया के अंदर इंस्टॉल करने जरूरी है। तो अगर आप देखोगे आजकल बहुत सारे पार्किंग लॉट जगहों में ऐसे स्टेशन इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उसका मेन पर्पस ही ये है कि हम 2030 को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो सके। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए थर्ड करंट अफेयर जो है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। देखो आरबीआई ने बहुत सालों से, मतलब ये पिछले 2 सालों से न्यूज चल रही है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? देखो ये आइडिया ओरिजिनली जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन से आया, सी बनाना चाहते हैं जो सरकार के द्वारा जारी की हो। देखो ये जो बिटकॉइन है ये सब कुछ है, ये सरकार के द्वारा नहीं जारी किए गए। ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर दुनिया की गवर्नमेंट्स इनके ऊपर बैन लगा रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड करेंसीज होती है ना उन्हें कहते हैं फिएट करेंसी, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल स्टेटस मिला होता है कि इस करेंसी को आपके देश के अंदर एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा सकता है। इंडिया के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारा अभी जो रुपये का आपके जो नोट हैं वो आपके लीगल टेंडर है, इस टाइम सिर्फ वही है। इसका क्या मतलब होता है कि देखो इंडिया के अंदर जो भी चीज मतलब लीगल टेंडर होगी उसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि देखो इंडिया में आप कहीं पे भी कुछ भी खरीदने जाते हो, कुछ भी बेचने जाते हो, कुछ भी है, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन आपको इंडियन करेंसी के नोट लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आप कोई चीज की परचेज करना चाहते हो, आपके पास नोट है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नोट नहीं लेने, मुझे डिजिटल ट्रांजैक्शन दो। नहीं, एक पर्सन के पास बाकी और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, मतलब होने को किसी के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका ऑप्शन भी हो सकता है। यूपीआई जो आपके क्यूआर कोड स्कैन करते हो वो भी हो सकता है। ठीक है, वो चेक, डीडी, ड्राफ्ट कुछ भी ले सकते हैं, पर वो सब कुछ मना भी कर सकते हैं।
जो लेना ही लेना पड़ेगा वो है करेंसी के नोट, ये लेने ही लेने पड़ेंगे, इसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिस बेसिस पे आपकी बनाई जा रही है। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमने एक डिजिटल, आज जो आपकी करेंसी एग्जिस्ट करती है वैसे ही जो नोट है एक तरह से हम करेंसी को डिजिटाइज कर देंगे। देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो अभी भी होती हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ये डिजिटल करेंसी में फर्क क्या होगा? देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हर जो 1 रुपया है वो अलग से कोई मार्क्ड नहीं है। बस आपके बैंक में लेट्स सपोज आपने कोई 10 रुपए का एक चलो चिप्स का पैकेट खरीदा, ये 10 रुपए आपके बैंक से दूसरे के अकाउंट में चले गए। यहां पे आरबीआई क्या करेगी, अगर कोई 10 रुपए हैं उसके साथ एक यूनिक टोकन जोड़ देगी, उसे एक टोकन बना देगी। आप एक तरह से जब ये करेंसी ट्रांसफर करोगे तो एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनता जाएगा, ये नोट पहले किसके पास था, फिर किसके पास गया, फिर किसके पास गया, ऐसे एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनता रहेगा। तो इससे जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, ठीक है, जो लोगों से ओटीपी लेके ऐसे पैसे छीन लेते हैं, वो सारा का सारा ट्रैक हो सकता है कि पैसा कहाँ गया। और कोई भी चीज अगर इलीगली हुई है उस चीज को वापस भी निकाला जा सकता है। ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी भी सरकार के लिए ज्यादा आसान रहेगी। तो इसी सारी चीज के चलते हुए ये सेंटर आपका आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना रहा है। ठीक है याद रखना, इसीलिए इसे भी फिर लीगल स्टेटस मिल जाएगा। फिर इंडिया में कोई भी पर्सन इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर पाएगा, उसे लेना ही लेना पड़ेगा। नहीं तो जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इंडियन रूपी को अगर कोई एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो सेम चीज इसके साथ भी होगी, अगर कोई लेने से मना कर देगा उसे भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वही चीज जेल या ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई। देखो आप वो हैं आपके जस्टिस चंद्रचूड़, इनका टर्म भी बहुत लंबा होने वाला है, 2 साल का टर्म मिलने वाला है इन्हें, तो काफी बड़ा काफी अच्छा टर्म मिलने वाला है इन्हें। ठीक है, तो ये जो है उनकी पॉलिसीज अपने आप में इसलिए माना जा रहा है कि चंद्रचूड़ जो अब जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उनकी पॉलिसीज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा असर दिखाएंगी। क्योंकि बात यह है कि जो 2 साल का टर्म है, इसके अंदर जो कोलिजियम जो बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने आने वाले जजेस रिकमेंड करता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनना चाहिए, उनके टाइम ऑलमोस्ट 18 जज अपॉइंट किए जाएंगे और उनका बहुत बड़ा से होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी जज अपॉइंट होना होता है, उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। इस कोलिजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखो सबसे सीनियर हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्लस उनके बाद जो 4 सबसे सीनियर हैं, ये 5 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, जितनी भी रिकमेंडेशन आई है, लिस्ट आई है, उनमें से वो डिसाइड करते हैं। किसी का भी डिसीजन करने के लिए इनमें से मेजोरिटी चाहिए, वो है CGI +3 की। इसका क्या मतलब है, देखो इन 4 में से मेजोरिटी बने, यानी कि 4 में से 3 मानेंगे तभी तो मेजोरिटी होगी, 2-2 तो बराबर हो गए, प्लस CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग से एग्री करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर मना कर दिया, अगर ये चारों भी मान रहे हैं, वो बंदे का नाम रिजेक्ट हो जाता है। तो चीफ जस्टिस के पास बहुत बड़ी पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन लगेगा उसे डिसाइड करने में। अब यहां पे जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट में वो है 65 ईयर्स, हाई कोर्ट्स में 62 ईयर्स होती है, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है। ठीक है, तो अब इससे आगे जो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कैसे अपॉइंट होते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का तो जज होना ही चाहिए, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट हुए होंगे। उसके बाद जब वो एक बार अपॉइंट हो गए, उसके बाद जो अगली चीज है वो है कि
क्या कहते हैं इसे, हाँ, जो क्राइटेरिया बनता है डिसीजन का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब है कि देखो जो सबसे सीनियर जज होगा, और ये बाय एज नहीं डिसाइड किया जाता, ये डिसाइड किया जाता है बाय एक्सपीरियंस, कि पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहने का एक्सपीरियंस कितना पुराना है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुआ है, वो उतने साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहा होगा ना। जो बंदा सबसे ज्यादा टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहा है, उसे माना जाता है इस बंदे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब ऐसे भी हो सकता है कि देखो एक ही दिन मल्टीपल लोगों ने ओथ ली हो, ओथ के दिन से शुरू होता है, मतलब जिस दिन आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ ली, उस दिन से काउंट होना शुरू होता है कि हाँ इस पर्सन को कितना एक्सपीरियंस है। अब जब ओथ ली, एक दिन में मल्टीपल जजेस भी तो ओथ ले सकते हैं, उनमें से कैसे डिसाइड होगा कि सबसे सीनियर कौन है? वो बेसिकली डिसाइड होता है कि जिसने सबसे पहले ओथ ले ली वो सबसे सीनियर होता है। ठीक है, तो अब बस ये गेम ऑफ लक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में तो अगर क्लैश हो, यूजली क्लैश कम ही होता है, पर अगर क्लैश हो तो वो इस तरीके से सेटल होगा कि जिस पर्सन ने सबसे पहले उथली, ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट का जज पहले बन गया, चाहे कुछ सेकंड से कुछ मिनट से ही बना हो, तो वो अपने आप में उसे सीनियर सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे, फिर ही पर्सन आपका जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होगा। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी को किसी में भी डाउट हो तो पूछ लो।